Okay, sir. Okay, Ji, Bismillah. So we're starting off with electromagnetic induction. The first thing that you see is an AC generator. Let's talk about AC generator थोड़ा रिवाइज कराता हूँ. AC generator में ना देखो DC मोटर में भी कटिंग इफेक्ट है और AC जनरेटर्स में भी कटिंग इफेक्ट है. DC मोटर्स में कटिंग इफेक्ट होता है जब एक वायर वायर जो है वो करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट आप पहले से प्रोवाइड करो तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट. जब वो दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करें और उसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट हो, वायर या तो ऊपर मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल लेंगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज डीसी मोटर्स और मोटर रूल यू टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड. One that is of the current carrying wire, the other that is of the permanent magnet. Then we talk about AC generators. AC generators में क्या होता है कि आप जो वायर कैरी करते हो या जो लूप होता है या कॉइल होता है उसमें आप करंट प्रोवाइड नहीं करते हो. आप कॉइल को या वायर को मूव करते हो विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो करंट इंड्यूस होता है, मतलब करंट जनरेट करते हो आप. तो डीसी मोटर्स के लिए इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, one that is around the magnetic around the current carrying wire and the other that is the magnetic field of the permanent magnet. However, AC जनरेटर में क्या होता है कि एक वायर है, मेटालिक वायर है, जब वो परमानेंट मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी तो देयर वुड बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. उसकी वजह से करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा और हेंस करंट इंड्यूस होगा, राइट. तो ये याद रखना. थोड़े थोड़े पॉइंटर्स हम लिखते भी रहेंगे, राइट. दिस इज पेज नंबर 231 फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. क्वेश्चन नंबर 1, रेडी. It says figure 9.1 shows an AC generator. So mostly I will be speaking. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन रेज करोगे, ओके. Figure 9.1 shows a simple AC generator. So you see north and south. So there are magnetic field lines that run from north to south this way, right? जब ये कॉइल रोटेट करेगा वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो ये कॉइल जो मेटालिक कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा. जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा. तो दिस इज हाउ यू जनरेट करंट, ओके. ये जो करंट जनरेट होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, डायरेक्ट करंट नहीं होगा. एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. सो बिफोर वी मूव ऑन लेट्स जस्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द एसी जनरेटर कौन कौन से, ठीक है जी. द फर्स्ट इज द परमानेंट मैग्नेट. दिस इज द परमानेंट मैग्नेट. देन यू हैव अ कॉइल. देन यू हैव स्लिप रिंग. स्लिप रिंग्स का ऊपर ये जैसे मैं एनोटेट कर रहा हूँ वैसे लिखो. स्लिप रिंग्स अलाउ continuous movement. Slip ring allow continuous movement of the coil. एंड कार्बन ब्रशेस जो है, कार्बन ब्रशेस के भी एक्शंस बहुत आते हैं. कार्बन ब्रशेस इज द कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट सर्किट एंड द कॉइल. जब कॉइल रोटेट करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगी. तो ईएमएफ के थ्रू जो ईएमएफ जनरेट होगी उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्बन ब्रशेस होते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड. स्लिप रिंग्स मूव करते हैं साथ साथ. जैसे कॉइल मूव करेगा स्लिप रिंग्स भी मूव करेंगे. कार्बन ब्रशेस स्टेशनरी होते हैं, कार्बन ब्रशेस मूव नहीं करते. बिस्मिल्लाह. एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वोल्टेज इंड्यूस. ये बात याद रखना. इट्स 2 मार्कर या 3 मार्क. अगर 2 मार्कर है तो ईएमएफ इंड्यूस तक रुक जाना. अगर 3 मार्कर है तो हेंस करंट इज इंड्यूस्ड विल गेट यू अनदर मार्क. लिखते हैं. एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द कॉइल इज टर्न. सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा. तो इसके 2 मार्क्स कैसे आते हैं देखो. ड्यू टू मूवमेंट the magnetic field line, sorry, the coil cuts the magnetic field line. This brings about, इसको पैराग्राफ में लिखा है एग्जाम में बट मैं अभी पॉइंट लिख पा रहा हूँ. दिस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द रेट ऑफ कट या रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये जो चेंज है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ऑब्वियसली अभी कॉइल स्टेशनरी तो कोई कटिंग इफेक्ट नहीं है. अगर जैसे ही कॉइल मूव करना शुरू करे कटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा. जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा. So if I'm going to read this out properly, it says explain why a voltage is induced in the coil when the coil is turned. Due to the movement of the metallic coil cuts the magnetic field lines of the permanent magnet. This brings about a change in rate of magnetic flux. So change लिख दिया था मैंने.
change in rate of magnetic flux and EMF is induced. This gets you 2 marks. Okay. अगर 3 मार्कर हो तो इसमें hence current is induced भी लिखना होगा, याद रखोगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डीसी मोटर या मोटर रूल के लिए क्या होता है, मोटर रूल के लिए क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक जो करंट कैरिंग वायर है, जो वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है और परमानेंट मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। वो दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेगी तो मूवमेंट क्रिएट होगी, दैट इज द मोटर रूल। अभी हम जनरेटर कर रहे हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, इधर भी कटिंग इफेक्ट है, बट इधर कटिंग इफेक्ट दो चीजों का, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो मेटालिक कॉइल जब उसको कट करेगा तो ईएमएफ इसमें जनरेट होगी, करंट जनरेट करेंगे, राइट। इट सेज इन फिगर 9.1 द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल होगा तो मैक्सिमम कटिंग इफेक्ट होगा, याद रखो, मैक्सिमम कटिंग इफेक्ट एसी जनरेटर में, दोबारा रिपीट करूंगा, एसी जनरेटर में कटिंग इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट का विद द मेटालिक कॉइल। जब कॉइल कट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। द आउटपुट वोल्टेज इज 6 वोल्ट, ठीक है जी। On figure 9.2, draw a line from each of the shaded boxes to one of the circled voltages to show the output voltage when the coil is in different position. यार जब हॉरिजॉन्टल होगा तो मैक्सिमम कटिंग इफेक्ट होगा, जब वर्टिकल होगा तो जीरो कटिंग इफेक्ट होगा। जब वर्टिकल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉइल के अंदर से ही मूव कर रहेंगी, तो कोई कट नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट। So when the coil is vertical, there is 0 volts that are induced. Okay. It says when the coil is horizontal with AB on the left, it's plus 6 volts. अच्छा, प्लस का साइन देखना, ये प्लस और माइनस का साइन सिर्फ इंडिकेट करेगा डायरेक्शन चेंज है, ठीक है जी। अगर ए बी ऑन द लेफ्ट है अभी, जैसे ही ए बी ऑन द राइट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम ही रहेगा, बट करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, हेंस -6 वोल्ट हो जाएगा। कॉइल वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू द कॉइल, कॉइल एक एम्प्टी कॉइल है, इसके बीच में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं हो रही। जब कटिंग इफेक्ट नहीं है तो करंट जनरेट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। कॉइल वर्टिकल होगा, जब भी वर्टिकल है तो 0 वोल्ट ही है, याद रखोगे। नेक्स्ट इज इसी का नेक्स्ट पार्ट, इट इज बोथ एन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर कंटेन अ कॉइल, ठीक है जी, एंड ब्रशेस। फिगर 9.1 shows how brushes are connected to the coil in the AC generator. Draw a diagram to show how brushes are connected in the coil in a DC motor. DC मोटर के लिए ना याद रखोगे, फॉर डीसी मोटर इट इज स्प्लिट रिंग, इसी तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ। डीसी मोटर के लिए देर आर स्प्लिट रिंग कहो या कॉम्यूटेटर कहो, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर नहीं होता, या तो स्प्लिट रिंग कहो या कॉम्यूटेटर कहो। एसी जनरेटर के लिए जो होता है, एसी जनरेटर के लिए आपके पास स्लिप रिंग होते हैं, स्लिप रिंग। अगर वो डीसी मोटर की बात करें तो आपको दो ऐसे ऐसे रिंग्स बनाने हैं जिसके बीच में एक गैप हो, राइट। ये गैप के साथ, इसी के साथ एक कार्बन ब्रश लेफ्ट पे लगाओ, एक कार्बन ब्रश राइट पे लगाओ, और फिर आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो, या आउटपुट सर्किट के साथ कनेक्ट कर दो। तो इसकी मार्किंग सीन देखेंगे एट द एंड, तो देखना स्प्लिट रिंग होती है फॉर डीसी मोटर, स्प्लिट रिंग होती है, रिंग कंप्लीट नहीं होता, बीच में गैप होता है, ठीक है जी। स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर भी वही काम करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट अ कंटिन्यूअस मूवमेंट। हाउएवर स्लिप रिंग्स भी कंटिन्यूअस मूवमेंट करती है, स्लिप रिंग्स में गैप नहीं होते, स्प्लिट रिंग्स में गैप होते हैं। डीसी मोटर में भी कार्बन ब्रशेस फिक्स्ड होते हैं, एसी जनरेटर में भी कार्बन ब्रशेस फिक्स्ड होते हैं। डीसी मोटर में भी जो कॉइल है वो स्प्लिट रिंग्स के साथ मूव करती है, तो स्प्लिट रिंग भी मूव करता है, कॉइल भी मूव करता है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स भी साथ मूव करती हैं कॉइल से। Now it says state why there are forces on the sides of the coil in the DC motor. So DC motor की explanation मांग रहे हैं कि DC motor पे force कैसे create होती है। So it is because of the interaction of two magnetic, दो different separate magnetic fields है। Interaction of two independent, या एक काम करो, two independent ना भी लिखो, डायरेक्टली ये लिखो, interaction of magnetic field lines around the current carrying wire। जो वायर है उसको तो आप करंट खुद ही प्रोवाइड कर दो, डीसी मोटर का मतलब है बैटरी प्रोवाइड कीजिए, राइट। तो बैटरी या सेल से आपने खुद ही करंट दिया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, एक डायरेक्शन इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर, कटिंग इफेक्ट है विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। इसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है। इस फोर्स की डायरेक्शन पूछे कि फोर्स क्या, फोर्स प्रोड्यूस होगी, वायर को कैसे मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक करते हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्या सीखा, हमने पहले सीखा कि डीसी मोटर होता है तो इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, एसी जनरेटर होता है तो इंटरेक्शन ऑफ वन मैग्नेटिक फील्ड विद द मेटालिक कॉइल। ओके, आंसर्स भी पढ़ लेते हैं यार।
जो 91 जो डायग्राम बनाया था, वन रिंग इंस्टेड ऑफ टू with gaps between two halves. Each side of split ring connected to a different end of the coil and to a brush. अच्छा, इसके साथ कॉइल भी ज्वाइन कराओ। सॉरी, कॉइल हमने नहीं बनाया। कॉइल शुड बी somewhat like this. एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनेगा। ओके, दिस हैज टू बी योर रेक्टेंगुलर कॉइल। नेक्स्ट इज, उसके बाद लास्ट पॉइंट का देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट का मार्किंग स्कीम देखते हैं। इट सेज जो डीसी मोटर पे फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, तो फोर्स ऑन द करंट मैग्नेटिक फील्ड और लेफ्ट हैंड रूल मेंशन्ड, और हमने जो आंसर लिखा वो ये लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इंटरैक्ट विद द फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ये बात याद रखोगे, ठीक है। करंट कैरिंग वायर भी हो सकता है, यहाँ पे तो करंट कैरिंग वायर लिखो, सॉरी, तो वायर को कट करो, उसकी जगह कॉइल लिखो, इट हैज टू बी कॉइल। व्हेन इट मेंशन कॉइल तो कॉइल मेंशन करना, अगर वायर बोले तो वायर मेंशन करना है आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द ट्रांसफार्मर। सर मुझे सिर्फ एक बात बतानी है आपको, ट्रांसफार्मर आप लोग ने, आई गेस यू हैवंट स्टडीड इट प्रॉपर्ली। सर मुझे ये बताएंगे, ये जो लेफ्ट साइड वाला कॉइल होता है, ये प्राइमरी लेफ्ट हमेशा प्राइमरी होगा, लेफ्ट की जगह राइट प्राइमरी नहीं हो सकता, ये बात याद रखोगे। राइट साइड वाला सेकेंडरी कॉइल। लेफ्ट साइड पे टर्न देख लो, ये वाले टर्न, ये टर्न ज्यादा है या राइट, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है या राइट साइड पे ज्यादा है। तो हम ये चेक करते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, इसको कैपिटल एन और सब सब स्क्रिप्ट में पी लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब टर्न ज्यादा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में कम है, तो दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में कम हो और सेकेंडरी में ज्यादा हो तो स्टेप अप। तो हम ये क्यों करते हैं सर, स्टेप अप ट्रांस जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको एम्प अप क्यों करते हैं या एम्प डाउन क्यों करते हैं, इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है जी। पहले स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए। शेड द मटेरियल यूज फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का मतलब है आयरन की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट का मतलब है इजीली मैग्नेटाइजेस, इजीली डीमैग्नेटाइजेस। आयरन का एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ सर, इट कंसंट्रेट्स, ये लिखते जाओ साथ साथ, इट कंसंट्रेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद इन इटसेल्फ। एक आयरन की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो अपने अंदर ही कंसंट्रेट कर लेगा विद इन इटसेल्फ, ठीक है जी, ये हो गया। अब जैसे ही वो कहता है स्टेट द मटेरियल यूज, द मटेरियल यूज्ड फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज टू बी आयरन। आयरन लिख लो या सॉफ्ट आयरन लिख लो, दोनों पे मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अ करंट इन द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर, ठीक है जी। एक्सप्लेन हाउ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो इस पॉइंट के ऊपर लिख लो, दिस इज एक्चुअली वांटिंग यू, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वांटिंग यू टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये सिखा रहा हूँ आज, याद रखोगे। तीन चीजें आज सिखा दी है, अभी तीसरी चीज सिखा रहा हूँ। फर्स्ट चीज है डीसी मोटर, जहां पे दो इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है तो फोर्स क्रिएट होती है। एसी जनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और मेटालिक कॉइल होता है। जब मेटालिक कॉइल टर्न होता है तो वो कट करता है, कट किसको करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है। हाउएवर ट्रांसफार्मर्स में क्या होता है कि जब आप इसको प्राइमरी कॉइल के थ्रू एक इनपुट वोल्टेज देते हो, ये इनपुट वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, डायरेक्ट करंट नहीं हो सकता। ट्रांसफार्मर्स डू नॉट वर्क ऑन ऑल्टरनेट डायरेक्ट करंट, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों। इट इज एक्सप्लेन हाउ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो ये पूरा रीजन है। इसे तीन मार्कर्स हैं, पूरे 3 पॉइंट लिख लो, याद कर लो। एग्जाम में पैराग्राफ, जब कमांड वर्ड आपका एक्सप्लेन है तो एग्जाम में द पैराग्राफ हैज टू बी, द आंसर हैज टू बी इन पैराग्राफ, राइट। अगर तो लिस्ट बोले, स्टेट बोले तो आप पॉइंटर्स यूज करोगे। मैं पॉइंटर्स लिखवा रहा हूँ, इसको ड्राफ्ट करेंगे आंसर एट द एंड, ठीक है जी। एक्सप्लेन हाउ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी कॉइल। तीन चीजें लिखवा रहा हूँ, याद करो। ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, generate an alternating field इन द सॉफ्ट आयरन कोर। ये सर 2 मार्क्स आ गए यहाँ पे, मैं अभी हाईलाइट करके बताता हूँ कहाँ 3 मार्क्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ना जो ऑल्टरनेटिंग फील्ड जो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर हुई है ना, ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हो आप, ये वाला ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है जो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जब ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया, कहाँ प्रोवाइड किया, प्राइमरी कॉइल में प्रोवाइड किया। तो आयरन की प्रॉपर्टी, इट कंसंट्रेट्स ऑल मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ, राइट। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इन कॉइल के, ये कॉइल का मेटल देख रहे हो, ये वाले कॉइल का जो मेटल है, ये कॉइल के मेटल को जब इंटरैक्ट करेंगी, जब इसको कट करेंगी तो और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, राइट। तो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल का 1 मार्क, जनरेट्स एन ऑल्टरनेटिंग फील्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर दूसरा मार्क, तीसरा मार्क मिलेगा आपको
कटिंग इफेक्ट मेंशन करने से। द ऑल्टरनेटिंग फील्ड, नाम इसी तरह लिखना, ऑल्टरनेटिंग फील्ड या ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट्स विद सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का जो मेटल है ना उसके साथ इंटरैक्ट करती है विद सेकेंडरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अच्छा, आप गौर से देखना, क्वेश्चन में ईएमएफ इंड्यूस बोल रहा है या करंट इंड्यूस बोल रहा है। अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब ईएमएफ, अगर वोल्टेज बोल रहा है तो वोल्टेज तक ही रुक जाना, अगर करंट बोलेगा तो फिर हेंस करंट इज इंड्यूस का पॉइंट जरूर लिखना, ठीक है जी। दैट्स हाउ यू गेट 3 मार्क्स इन दिस। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसलिए ट्रांसफार्मर हैज 4600 टर्न्स। अब टर्न्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है ऑन द प्राइमरी कॉइल, तो इसको 4600 के ऊपर लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, एनपी। डेटा बना लो, एनपी इज 4600 टर्न्स, मतलब 4600 दफा आपने लूप बनाया है इन द प्राइमरी कॉइल, विच इज कनेक्टेड टू अ मेन सप्लाई। मेन सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेगा। मेन सप्लाई का वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। तो ये जो है ना बेटा, ये वोल्टेज प्रोवाइड किया इन द प्राइमरी कॉइल, तो इसको हम वोल्टेज इन द प्राइमरी, वीपी कहेंगे। वीपी इज 230, ठीक है। एंड आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज का मतलब है सेकेंडरी कॉइल में जब ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ना सेकेंडरी कॉइल में। मेरी बात सुनो यार, तुम बताओ स्टेप डाउन है स्टेप अप है? अगर इनपुट वोल्टेज है 230 और आउटपुट सिर्फ 5 है, तो स्टेप डाउन किया है आपने, एम्प डाउन किया है या एम्प अप किया है करंट में? Step up, step down होएगा स्टेप ना डाउन हुआ current? ना, 230 वोल्ट से 5 वोल्ट से, ठीक है जी। जो आपके डैम्स जो करंट प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो मेगा वॉट्स, मतलब मिलियंस ऑफ वॉट्स में होते हैं। हमारे घर में 230 वोल्ट चाहिए होता है, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, राइट सर। एनीवे, अगर आउटपुट 5 वोल्ट है सेकेंडरी कॉइल, तो वी एस, वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल 5 वोल्ट है। ये नंबर ऑफ टर्न्स है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स नीडेड इन द सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल को एनएस कहते हैं सर। एनएस मुझे नहीं पता। ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, ये लिखवाई हुई है, नोट्स में देख लेना, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। आपको, आप लिखोगे एन एस अपॉन एनपी इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी। ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है, एग्जाम में आ रही है, राइट। तो एन एस इज नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल, मुझे नहीं पता, तो एस एक्स रख लो या इसको एन एस ही रहने दो, ठीक है जी। इनको मैनिपुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन को, मतलब एनपी ऊपर रखना है तो एनपी अपॉन एन एस, वीपी अपॉन वी एस कर लो, एन एस अपॉन एनपी करो तो वी एस अपॉन वीपी करो। एन एस मुझे नहीं पता। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऐसे क्वेश्चन में दिए में 4600 इक्वल्स टू वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इज 5 वोल्ट, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था, और वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल है 230। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एनएस आ जाएगा सर। एनएस आई एस, यू विल हैव टू टेक आउट कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो 4600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 230, ऐसे कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। 230 वन टाइम, देन 230 20 टाइम्स, 20 इंटू 5 करोगे तो 100 टर्न्स आ जाएंगे। डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? Yes. ठीक है, नेक्स्ट इज very good, Sunil. It says state one change that can be made to the transformer so that it can be used as a step up. भाई step up करना है तो number of turns in the secondary coil बढ़ा दो. Number of turns in the secondary coil must be increased. Understood? ये समझ आया? Yeah. Very good. Let's move on to the next question. Question number 3. Sir, question number 3 में ना before we move on to, देखो यार मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बतानी है, कॉइल के ऊपर आपने करंट प्रोवाइड किया हुआ है कि नहीं? इस कॉइल के ऊपर, ये जो कॉइल है उसको आपने करंट प्रोवाइड किया है या नहीं प्रोवाइड किया, ये बताओ तो। करंट कैसे नहीं किया प्रोवाइड सर। करेगा? नहीं किया ना सुमित, क्यों? क्योंकि नहीं। करंट प्रोवाइड करने के लिए आपको एक पावर सोर्स चाहिए होगा। पावर सोर्स या तो सेल होगा या बैटरी होगा, तो इसमें तो सेल और बैटरी नहीं है, तो यहाँ पे जी। डीसी मोटर रूल नहीं लग रहा, इधर एसी जनरेटर वाला रूल लगेगा एसी सर। एनीवे, जनरेटर मोटर। अब मेरी बात सुनोगे सुमित साहब, जब भी ऐसा कॉइल हो जिसपे एक सेंसिटिव एम मीटर, ये सेंसिटिव एम मीटर भी हो सकता है या गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। एम मीटर क्या करता है सर? एम मीटर करंट मेजर करता है। अगर तो कोई करंट रिड्यूस होगा तो इस पे एम मीटर के ऊपर ना नीडल होती है, या तो लेफ्ट मूव करेगी या राइट मूव करेगी। इसकी डायरेक्शन मूवमेंट हम कुछ नहीं बता सकते, वो तो जब कंडक्ट करोगे एक्सपेरिमेंट तभी पता चलता है। आप सिर्फ मुझे एक बात बता दो, क्वेश्चन तो हम पढ़ते हैं सर। आई थिंक द साउथ पोल इज गोइंग इनसाइड द कॉइल, राइट? लेंजेस लॉ यस। की बड़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है। लेंजेस लॉ कहता है कि जब भी
एक परमानेंट मैग्नेट या एक बार मैग्नेट मूव करेगा कॉइल के अंदर, तो ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल के ऊपर जो करंट इंड्यूस होगा ना, जैसे ही कॉइल के ऊपर करंट इंड्यूस हुआ तो उसकी एक इसकी पोलैरिटी हो जाए, उसके पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। तो वो पोल ऐसा होना चाहिए कि इस मैग्नेट को अंदर मूव करने से रोक दे। इस मैग्नेट को अंदर मूव नहीं करना, किसी तरह इसको रोकना है। यू हैव टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट। द पोल इंड्यूस्ड ऑन द कॉइल शुड बी सच that it opposes the movement of the permanent magnet into the coil। अगर साउथ पोल अंदर जा रहा है तो मैं यहाँ अगर नॉर्थ पोल लगा दूंगा ना, तो ये अट्रैक्शन हो जाएगी, राइट। साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा नॉर्थ पोल से और ये एक्सेलरेट कर देंगे, या तो नो ये जल्दी अंदर मूव करेगा। However, according to the Lenz's law, you must understand that the pole induced on the coil should be such that it opposes the movement of the permanent magnet। तो साउथ को अपोज करना है, तो यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ पोल इसको पुश बैक करेगा। यस और नो? दैट्स व्हाट यू कॉल द लेंजेस लॉ। अब जरा इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं। सेज द साउथ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट मूव्स इनटू द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड। कॉइल का वो सोलेनॉइड बात एक ही है। द एमीटर रीडिंग शोज दैट देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिव करंट। भाई अगर जब साउथ पोल मूव कर रहा है इनसाइड तो पॉजिटिव करंट है, अगर साउथ पोल मूव्स आउट तो क्या होगा? साउथ पोल मूव्स इन तो Negative पॉजिटिव current. है, तो नेगेटिव होगा। साउथ पोल मूव आउट करेगा तो नेगेटिव करंट होगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे शो कर सकते हो? ये नीडल जो है ना, राइट साइड पे मूव करेगी अगर, तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले वो पूछता है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ करंट इन द सर्किट। तो हमने ये बात याद कर ली थी, पहले ही हमने देख लिया था, क्योंकि हमने इस कॉइल को करंट प्रोवाइड नहीं किया। तो ये जनरेटर रूल है, और जनरेटर रूल ये कहता है कि अगर तो आप मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, एज द कॉइल मूव्स इन, एज द परमानेंट मैग्नेट मूव्स इन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो परमानेंट मैग्नेट के अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के मेटल को हिट करेंगी। दिस इज व्हाट यू कॉल द कटिंग इफेक्ट। तो जनरेटर रूल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द परमानेंट मैग्नेट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट करती है किसके साथ? विद द कॉइल। इंटरैक्ट विद द कॉइल, जो कॉइल का जो मेटल है ना उसके साथ इंटरैक्ट करती है। जैसे ही इंटरैक्ट करती है तो मैग्नेटिक रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ही कटिंग इफेक्ट है, ये याद रखो। या तो कटिंग इफेक्ट का वर्ड यूज करो या मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यूज करो, दोनों यूज कर सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल। तो जब भी ये होगा ना तो रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब मेरी बात सुनना जरा, क्वेश्चन को गौर से देखना। ये तुमसे ईएमएफ इंड्यूस की बात कर रहा है या करंट इंड्यूस की बात कर रहा है? ये क्वेश्चन में कमांड वर्ड बहुत जरूरी है। इट इज एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ करंट इन द कॉइल। तो जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इज व्हाट? इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस टू पॉइंट्स, राइट? तो जब एनर्जी क्रिएट हो रही है, जब एनर्जी इंड्यूस हो रही है, तो वो जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड हेंस, इसके बाद लिखोगे एंड हेंस करंट इज इंड्यूस। ये बात याद रखोगे सारे? नेक्स्ट इट Yes. सेज व्हेन द Sir, मैग्नेट, हाँ जी बोलो, गो अहेड। sir, command words for like इसमें तो दिया हुआ है कि current है, तो in the end we write hence current is induced. यस, अगर But करंट नहीं हो, ईएमएफ हो सिर्फ या वोल्टेज हो, तो फिर ईएमएफ पे भी रुक सकते हो। मतलब यू कैन स्टॉप योर आंसर हियर देन। okay. ठीक है, ये याद रखना, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट इज व्हेन द मैग्नेट इज इनसाइड द सोलेनॉइड। भाई जब सोलेनॉइड के इनसाइड हो, आउटसाइड हो, लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, अगर मूव नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इट सेज इट स्टॉप्स मूविंग। व्हेन इट स्टॉप्स मूविंग तो मतलब स्टेशनरी है, मतलब नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या नो कटिंग इफेक्ट, जो आपको सही लगता है, दोनों में से कोई वर्ड यूज कर लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं है तो मूवमेंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कट ही नहीं कर रही, तो मूव करोगे तो कट करेंगी, तभी इंड्यूस होगा। इट इज देन पुल्ड बैक आउट ऑफ द सोलेनॉइड। अब वापस ले गए, पहले हमने पुश इन किया, अब वापस लेके आ रहे हैं, राइट? इट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग। सर एमीटर रीडिंग जो था इस पर पॉजिटिव करंट शो कर रहा था, अब क्या शो करेगा? नेगेटिव नेगेटिव। करंट। ठीक है, एक मार्क इधर मिल गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग एंड करंट की डायरेक्शन इज रिवर्स। नेगेटिव करंट तो शो कर दिया, या करंट इज रिवर्स,
या फिर एक और पॉइंट लिख सकते हो कि डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। अब इसका आंसर पढ़ते हैं, पार्ट बी का आंसर पढ़ते हैं। इससे नेगेटिव होगा, ऑपोजिट होगा, रिवर्स करंट है, डिफ्लेक्शन है, इन दोनों पे आपको कितने मार्क्स मिले भाई? इस पे इन दोनों को मिला के ना, इन दोनों को मिला के यू गॉटन 1 मार्क ऑनली। सेकंड कैसे सर? नेगेटिव ईएमएफ, वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं की इसमें, करंट, अभी पहले पॉइंट में करंट पे मार्क दिया, दूसरे पे नेगेटिव ईएमएफ भी हमने नहीं लिखा। मैग्नेटिक फील्ड कट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये नहीं लिखा। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन ऑपोजिट एंड डिक्रीजेस, या नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन इस पे, या मैग्नेटिक फील्ड इज कट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इस पे 1 मार्क, यू गेटिंग 2 मार्क्स। नीडल डिफ्लेक्ट करने पे भी 1 मार्क मिलेगा आपको। दैट्स हाउ यू गेट 2 मार्क्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन करते जाना, थकना नहीं है, ओके? ये फिर आ गया एसी जनरेटर में, तुम्हारा टीचर फिर बोलता है डीसी मोटर हो तो दो इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, एक जो करंट कैरिंग कॉइल या वायर के अगेंस्ट अराउंड हो, और दूसरी जो परमानेंट मैग्नेट की। दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगी, कटिंग इफेक्ट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो मूवमेंट क्रिएट होगी। एसी जनरेटर में क्या होता है कि आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो परमानेंट मैग्नेट की होती है, उसको आपका मेटालिक कॉइल जब कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होती है और हेंस करंट इंड्यूस होता है। ठीक है जी। इट सेज एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज यूज्ड इन अ रिमोट लोकेशन टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। शो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एसी, स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता, स्ट्रक्चर को लेबल करना भी नहीं आता, बट स्ट्रक्चर की इनकी कंपोनेंट्स के एक्शंस आ सकते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स लेबल्ड पी एंड क्यू। सर पी जो है मुझे लग रहा है कार्बन ब्रश है। और क्यू स्लिप रिंग। वेरी गुड। और स्लिप रिंग है, वेरी गुड। स्प्लिट नहीं लिखना, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग है, और डीसी मोटर में split ring है, right? When the generator is producing electrical output, P is stationary and Q is rotating. सर मैंने आपको कहा ना, जैसे स्लिप रिंग है ना, ये साथ साथ कॉइल, जैसे कॉइल रोटेट करता है वैसे ही स्लिप रिंग भी, ये कार्बन ब्रशेस फिक्स रहते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ P एंड द पर्पस ऑफ Q। तो P जो है वो तुम्हारे पास है कार्बन ब्रश, तो P का एक्शन लिख लो। इट connection between the output terminal, the output circuit लिख लो, and the coil। और Q जो है ना, वो स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग का पर्पस ये होता है कि ये इंश्योर करे कि ये कॉइल कंटिन्यूअसली, अगर क्लॉकवाइज मूव करे तो कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज मूव करता रहे, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहे। इंश्योर्स कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द कॉइल। अच्छा, अगर तो अभी 5 मिनट्स के बाद जो है ना क्लास ऑफ हो जाएगी, वापस ज्वाइन करना, ओके? ऑफ द कॉइल। इसका आंसर्स भी पढ़ना है तो पढ़ लो, तुम लोग के पास होंगे आंसर्स पढ़ने में। ठीक है जी। So part B is very very important. So this is very hot. And very hot का मतलब it is, yes, it is important for the exam, and hot means it's a higher order thinking question. ये बात याद रखोगे, जो ये जो डिस्प्ले है ना बेटा, ये CRO का है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये इसका स्ट्रक्चर हमारे कोर्स से अब खत्म हो चुका है, बट आपको पता होना चाहिए कि CRO से आप ट्रेस कैसे लगा सकते, ट्रेस कैसे आता है, और ट्रेस से रीडिंग कैसे ले सकते हैं। Whenever you see this trace, the first thing that you're going to do is you're going to draw the median line. Median या equilibrium position या median line. जैसे waves में नहीं होती थी, मेरे हिसाब से ये median line है। इसको अलग से इन्होंने highlight किया था, कभी highlight किया था, कभी नहीं किया था। In this question, they're generous that they're highlighting it. This is the mean position. सुमित का बेसिक अगर हम वो पढ़े, waves पढ़े, तो I guess ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, this is the amplitude. Yes or no? यस। Amplitude के boxes गिन के बता दो बस। 3.5। 3.5 एम्पलीट्यूड इज 3.5 बॉक्सेस भी कह सकते हो या डिविजन भी कह सकते हो, राइट? 3.5 डिविजन। अच्छा यार, आयशा, हाउ डू यू डिफाइन वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और टू सक्सेसिव ट्रफ्स और टू सक्सेसिव इन फेस पॉइंट। तो आयशा और मैं मार्क कर रहे हैं सर 2 सक्सेसिव इन फेस पॉइंट। एक ये वाला पॉइंट है आयशा, और ये वाला पॉइंट है, राइट? ये कह सकता हूँ सुमित सर कि ये पूरी, आयशा ये कह सकता हूँ ये पूरी एक वेवलेंथ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस की मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एक्स एक्सिस की मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट वाई एक्सिस की मूवमेंट है।
देखो बेटा, जब भी एक सीआरओ के डिस्प्ले पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है या एक्स एक्सिस की मूवमेंट होती है, इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्स प्लेट्स। अब एक्स प्लेट्स तुम्हें नहीं पता, तो मैं बताता हूँ सर। एक्स प्लेट्स या वाई प्लेट्स क्या करती हैं? दीज आर एक्स प्लेट्स और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, वाई प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स। छोड़ दो इसको, याद नहीं है। तो एक्स प्लेट्स पे आप एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हो जिसको हम टाइम बेस सेटिंग कहते हैं। ठीक है जी। अगर तो एक वेव को सीआरओ के स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो यू हैव टू एडजस्ट द टाइम बेस सेटिंग। इफ यू हैव टू मूव द वेव वर्टिकली, अगर एक वेव को वर्टिकली मूव करना है, मतलब वाई एक्सिस की मूवमेंट क्रिएट करनी है या वर्टिकल मूवमेंट क्रिएट करनी है, देन यू अप्लाई वोल्टेज टू वाई गेन सेटिंग। ये याद कर लो, साथ साथ लिखते जाओ जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वेव है ना, जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो वेव बनी हुई है सुमित साहब, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है और वर्टिकल Vertical. मूवमेंट भी है। तो इसी वजह से ये एक साइन वेव बन रहा है। ये दिस इज व्हाट यू कॉल अ साइनोसॉइडल वेव, या एडमैथ में तुमने पढ़ा साइन वेव की ग्राफ बनाते हो ट्रिग्नोमेट्री में। ये साइन वेव बन गया। ठीक है जी। अब वो तुमसे ये पूछेगा कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज बता दो, पीक वोल्टेज बता दो, या एम्पलीट्यूड के अगेंस्ट वोल्टेज बता दो, या फिर टाइम पीरियड बता दो। बिफोर वी गो ऑन टू दिस क्वेश्चन, ये सब पढ़ते सारे चीजें पढ़ेंगे, तो टाइम पीरियड लिख लो क्या होता है। टाइम, इट्स द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन कंप्लीट वेव। फॉर सुमीत साहब, इधर कितने बॉक्सेस पे एक वेव कंप्लीट हो रही है बता दो? 4. 4 बॉक्सेस पे। ये टाइम पीरियड हो गया, राइट। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वही वेव वाला, एफ इक्वल्स टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, टाइम पीरियड इज इन सेकंड। जब भी फ्रीक्वेंसी निकालोगे इसको, ये अक्सर ना आपको मिली सेकंड में गिवन होगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ सर, मिली इज 10⁻³ अभी सब कराऊंगा भी तो समझ आ जाएगा, राइट। सर एनीवेज, ये हमने समझ लिया। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। इट सेज the output of the generator is connected to an oscilloscope, and on the oscilloscope y gain setting मतलब vertical movement सेट हो रही है सिर्फ 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यार सेंटीमीटर, ये देख लो, वन बॉक्स को उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है सेंटीमीटर। मतलब अगर एक बॉक्स वर्टिकली मूव करते हो ना तो 5 वोल्ट होता है, एक और बॉक्स मूव करोगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा, एक और करोगे तो 15 वोल्ट हो जाएगा। वर्टिकल मूवमेंट पे 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, राइट। तो वाई गेन सेटिंग से हमें क्या मिलेगा? पूछो क्या मिलेगा, पूछो। क्या क्या बोलेगा? क्या ईएमएफ, मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। ईएमएफ मिलेगा, याद करोगे। और टाइम बेस्ड सेटिंग से क्या मिलेगा? पूछो। इससे टाइम पीरियड मिलता है। क्या बोला? टाइम पीरियड याद रखोगे। अच्छा, ये तो 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, हम इसका लिख लेते हैं फिर। अच्छा चलो बाद में लिखते हैं ऐसे। एंड टाइम बेस्ड सेटिंग, टाइम बेस्ड सेटिंग का मतलब है हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स प्लेट की मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ये ट्रेस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्रिएट हो रही है, वो एक बॉक्स को ना बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, ट्रेस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 2 मिली सेकेंड लगते हैं। ये बात याद रखोगे। Okay. Write a letter X on the tray shown in figure 7 to indicate one point when the coil is vertical. ये अच्छा, थोड़ी सी ना इसका पॉइंट नंबर 1 का यहाँ पे बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। जब हॉरिजॉन्टल होगा तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कटिंग इफेक्ट होगा। जब कॉइल वर्टिकल होता है तो जीरो ईएमएफ होता है। पूछो क्यों? क्योंकि जीरो कटिंग इफेक्ट होता है। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना परमानेंट मैग्नेट की, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है परमानेंट मैग्नेट की, ये जो इस तरह नॉर्थ टू साउथ जाती है, ये कॉइल के बीच में से, कॉइल वर्टिकल है, तो कॉइल अगर वर्टिकल है तो कॉइल के बीच में से गुजर रही होती है, तो कटिंग इफेक्ट हो ही नहीं रहा होता। इसलिए जब भी वर्टिकल होगा तो जीरो ईएमएफ होगा, कॉइल वर्टिकल है, ऐसे लिख दो। एंड जब मैक्स जब हॉरिजॉन्टल होगा तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा। अब वो तुमसे कह रहा है राइट अ लेटर एक्स ऑन द ट्रेस शोन फिगर टू इंडिकेट वन पॉइंट व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द कॉइल, बीच में से गुजर रही है। तो बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करो, इनमें से कोई भी आप पॉइंट एक्स मार्क करो, एक ये, दो, तीन, चार, पांच, ये कहीं भी, जहां भी बेस लाइन है, बेस लाइन पे कोई भी पॉइंट मार्क कर दोगे एक्स से, तो वो तुम्हारा इंडिकेट करेगा कि जीरो ईएमएफ है। और जीरो ईएमएफ का मतलब है कि कॉइल इस वक्त वर्टिकल है। अंडरस्टूड? तो हम कोई भी एक पॉइंट मार्क कर देते हैं।
सुमित साहब ये पॉइंट मार्क कर दूं, एक्स लेबल करना सर इस तरीके से, ऐसे करो, उसके ऊपर एक्स लिख दो। ये सही लिखा है मैंने या नहीं लिखा है? दिस इज अ मिस्टेक इन दिस। पूछो क्या है, पूछो जल्दी पूछो। क्या क्या सर? बिकॉज ये देखो जो वेव बनाई है ना, उस वेव के ऊपर कोई पॉइंट होना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इन पॉइंट्स के पे किसी पे भी एक्स लिख दोगे तो कॉइल वर्टिकल है। अंडरस्टूड? बात याद रखोगे। तो सुमित इस पे लिख देते, ये हटा दो, कहीं पे भी बना सकते हैं। इट सेज नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर यूजिंग फिगर 7.2 डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सर ईएमएफ जो था ना वो वाई गेन सेटिंग से था। मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, ये लिख लो साथ जल्दी जल्दी से, 1 मिनट की बात नहीं। पीक वोल्टेज इज एम्पलीट्यूड के डिविजन इन द एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिविजन मल्टीप्लाइड बाय वाई गेन सेटिंग। ये गिवन होगी वाई गेन सेटिंग। सर एम्पलीट्यूड में सुमीत ने सबसे पहले हमें बता दिया था 3.5 बॉक्सेस है, राइट? 3.5 बॉक्सेस, 3.5 डिविजन मल्टीप्लाइड बाय वाई गेन सेटिंग। आयशा बताओ जल्दी से। मतलब 5 5 वोल्ट, वेरी गुड। So 3.5 multiply 5 on your calculator quickly. 3.5 into 5. 17.5. Very good. The maximum EMF induced is 17.5 volt. Yes or no, all of you? Yes. चलो rejoin again, okay? मैं दोबारा स्टार्ट करूँ मीटिंग, फिर लिंक भेजना।